बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद का वजूद खतरे में है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता कैसे रोका जाए। और ये सबसे ज़्यादा इसकी फिक्र है नून लीग को, क्योंकि नून लीग के अंदरूनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि 2-3 दिन से ये सर जोड़कर बैठे हैं और इजाफी कुबक मांगी जा रही है नून लीग की तरफ से। मरीम साहिबा जो हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम सियासी मैदान में किसी भी सूरत में मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं हैं। और ये मुस्लिम लीग नवाज के जो बाबे हैं उन्होंने भी ये बात कर दी है कि जनाब सियासी मैदान में हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की कोई मैनूवरिंग की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लोकल प्लेयर्स जो भी हैं वो भी काबिल एतबार नहीं है। और लोकल प्लेयर्स भी जो है वो पब्लिक प्रेशर जो है वो पीटीआई के प्रेशर में, पीटीआई का जो अवामी प्रेशर है उसमें आ चुके हैं। और जुडिशरी जो है वो भी हमारे हाथ से निकल चुकी है और जुडिशरी को जितना भी कोशिश की गई थी मैनेज करने की, वो मैनेज नहीं हो सकी। और साथ ही साथ जितना भी ब्लैक मेलिंग के लिए जो मटेरियल मौजूद था वो मटेरियल भी जो है वो काम नहीं आ सका, बल्कि वो भी ज़ाया हो गया। और वो चौधरी परवेज इलाही साहब और जस्टिस मज़ाहरी अकबर नकवी साहब की पुरानी ऑडियोज़ चला के उससे कोई मसला हल नहीं हुआ। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जिसकी वजह से वो जो अगर ऑडियो की बुनियाद पे ये मुकदमा लड़ना है और उन ऑडियोज़ की बुनियाद पे ऑनरेबल जजेस को घर भेजना है, तो फिर वो सामने आना पड़ेगा कि किसने रिकॉर्ड की, कहाँ रिकॉर्ड की, किस फ़ोन पे रिकॉर्ड की। ये सारी चीज़ें आनी होंगी और उन लोगों को भी अदालत के कटहरे में आना होगा। और अगर वो अदालत के कटहरे में लाते हैं तो उससे जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो फैसला आया था वो फैसला इस वक्त आड़े आ रहा है। और ये भी परेशान हाल हैं इस वक्त, काश वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला फैसला वो ना होता, क्योंकि उस फैसले के मुताबिक उन्होंने मेरिट पे जाने की कोशिश ही नहीं की और मेरिट पे डिस्कस नहीं किया, बल्कि वो एसेट्स रिकवरी यूनिट को ही फारिग कर दिया गया। और साथ ही साथ जो एफबीआर ने तहकीकात की थी उन तहकीकात को भी उन तहकीकात को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और ये कहा गया कि इन तहकीकात को कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा जो एफबीआर की रिपोर्ट्स थी। लिहाजा वो मुकम्मल तौर पे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है उसमें हर ऑनरेबल जजेस को एक एक्स्ट्रा कवर जो है सिक्योरिटी कवर वो मिल गया। वो एक ऐसे हिसार में आ गए हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म नहीं किया जा सकता और खास तौर पे ऐसे वक्त में जजेस का पीछा नहीं किया जा सकता, गैर कानूनी तौर पे भी पीछा नहीं किया जा सकता। ख़ास ऐसी तहकीकात या ऐसा मटेरियल अगर मिल भी जाए, लेकिन अगर वो कानूनी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके लीगल जो प्रोसीजर्स हैं उनको नहीं इख्तियार किया गया और उसके बगैर ये खुफिया कोई कार्रवाई डाली गई है, तो ऐसे में भी वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये ऑनरेबल जजेस आज़ादी, अदलिया की आज़ादी पे हमला था, इसलिए वो सारे का सारा फैसला जो है वो आड़े आया हुआ है। इसलिए किसी भी जज को, किसी भी ऑनरेबल जज को कोई खतरा नहीं है और ना ही ये खतरा पहुंचा सकते हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेके जाएं, ये जहां भी लेके जाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर ये जाता है तो अगेन वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो चैलेंज हो जाएगा और चैलेंज होगा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है वो दिफा करेगा। और साथ ही साथ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब का जो जजमेंट है वो भी आड़े आएगी। और जो है अरशद मलिक साहब जो मरहूम है जज, उनके बारे में उनकी जो रिकॉर्ड की गई थी ऑडियोज वीडियोज, उनके हवाले से जब ये बिल्कुल हवा खड़ा किया गया था तो ये जहन में रखिएगा कि ख्वाजा हारिस साहब वकील थे और उन्होंने ये इनकार कर दिया था कि ये मटेरियल कोर्ट में हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, कोर्ट में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि ये मटेरियल जो अरशद मलिक साहब की ऑडियोज वीडियोज है, जो सारी रिकॉर्डिंग है, इस बुनियाद पर तो उनको तब्दील कर दिया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं उसके बाद उनका वकील वो ख्वाजा हारिस साहब तब्दील हो गए थे और फिर दूसरी टीम, लीगल टीम आई थी और वो मुकदमा लड़ी थी और उसमें अरशद मलिक साहब मरहूम की जो ऑडियोज वीडियोज हैं वो नहीं इस्तेमाल की गई थी, जिसमें जो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों ने आपस में मिलके ये की थी। और फिर मार्गला रोड, फिर सऊदी अरब का विजिट, वो सारे का सारा, फिर उनका अपना स्टेटमेंट भी है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि
जुडिशरी नहीं हो सकी, मैनेज नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फैसला आने के बाद सदर ममलिकत तारीख भी दे चुके हैं, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा तो वो लेके बैठ गए हैं। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वो जो लेटर जो आया वो तो है सेक्रेटरी साहब के नाम आया है, सेक्रेटरी टू गवर्नर के नाम, इसलिए उसको हम नहीं खोल सकते। और वो जब दफ्तर खुलेगा सोमवार के रोज मंडे को तो उस वक्त हम ये लेटर खोलेंगे और उसमें फिर देखेंगे क्या होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर साहब को हमने प्रेसिडेंट साहब को कहा था कि अगर वो मुझे बुला लेते तो हम किसी एक तारीख पे पहुंच जाते, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए एक तारीख दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो बिल्कुल दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। वो गवर्नर इस वक्त वफाक की नुमाइंदगी नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो शहबाज शरीफ साहब को, वो नवाज शरीफ साहब को, वो मरीम साहिबा को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अब मजीद डिटेल्स आई हैं तो इजलास हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब का, मौलाना साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, उसमें इत्तेफाक नहीं हो सका और मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब यानी कि मरीम मौलाना एक साइड पे हो गए हैं और जरदारी साहब एक साइड पे हो गए, पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़ी है और उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया कि ये इलेक्शन हर सूरत में डिले किए जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है, मुस्लिम लीग नवाज का नुकसान है, मुस्लिम लीग नवाज लूज कर चुकी है, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब की जो सियासी जंग है ये मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ी जानी है। ये पानीपत की लड़ाई जो है ये मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के दरमियान है और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो लड़ाई है वो भी पानीपत की लड़ाई बन चुकी है और वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब के दरमियान लड़ी जानी है और दोनों सूबों में ये फारिग हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में फारिग हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना को कुछ नहीं मिलने वाला और जो मजीद सीटें मिली हैं वो भी जाती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा ये तो दोनों डटे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो अगली प्लानिंग वो बता देता हूँ कि वो क्या किए। एक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे इजाफी कुमक मांगी है, उनसे मदद मांगी है और वो इफ्तिखार चौधरी साहब है। और ये मुस्लिम लीग नवाज के हमारे जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब से इजाफी कुमक मांगने का फैसला किया गया है कि उनको मैदान में उतारा जाए और उनसे मदद ली जाए, पुराने ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं और पुराने ताल्लुकात का वास्ता दे के उन्हें कहा जाए कि जनाब आएँ, मैदान में उतरें और हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि जो पहली एफर्ट थी वो हो गई है नाकाम। उसकी रीज़न ये है कि ये जानबूझ के ये डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मरीम साहब जब कहती हैं कि नहीं इलेक्शन उस वक्त होंगे जब हम चाहेंगे, इलेक्शन उस वक्त पहले एहतसाब होगा फिर इलेक्शन होगा और एहतसाब किसका होगा, सिर्फ उनके मुखालिफिन का। उसके बाद वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पहले हमें खेलने का, बाकी तमाम खिलाड़ियों को आउट स्टेडियम से बाहर निकालें, स्टेडियम से भी निकाल दें, ग्राउंड से भी निकाल दें, तमाशाई भी अपने होंगे, ग्राउंड भी अपना होगा, क्रीज भी अपनी होगी, कैप्टन भी अपने होंगे, थर्ड अंपायर भी अपना होगा और जो मॉनिटर कर रहे होंगे वो भी अपने होंगे, जो स्कोरर भी अपना होगा, कमेंटेटर भी अपना होगा, ये सारी चीजें अपनी होंगी तो ही इलेक्शन होंगे। और इसका मतलब जरदारी साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है कि इसमें वो सिर्फ इमरान खान को नहीं, वो पीपल्स पार्टी को भी फारिग करना चाह रही हैं, वो सबको फारिग करना चाह रही हैं। मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, वो सबको एक ही लाठी से, एक ही गोली से सबको फारिग करना चाह रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह इस बात का इदराक है और इल्म है और पीपल्स पार्टी इतनी भोली भाली नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ये साल जो है वो हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन आइन पाकिस्तान 1973 का आइन को 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। निस्फ सदी हो गई है। शुक्र है कि हम किसी आइन के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहने जोगे हुए हैं कि जनाब निस्फ सदी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो इसलिए उसको रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश हो रही है, आइन को, पार्लिमान को, जमहूरियत को। और इसमें मरीम साहबा जो हैं उन्होंने वो ब्लैंक चेक लिख के दे दिया है कि जनाब ये ब्लैंक चेक है, अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, आप जो करते हैं, जो भी करना है कर लें, हम सपोर्ट करेंगे। ये है सारे का सारा मुद्दा।
ایک تو افتخار چوہدری صاحب سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا گیا، اضافی کمک، اور دوسرا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جی، اور وہ ہے باجوہ صاحب سے دوبارے جو ہیں وہ ذرا اسٹرانگ قسم کے رابطے تو پہلے بھی ہیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے ان کی اور ان کے دوستوں کی، اور جو برج کا جنہوں نے رول پلے کیا تھا، جنہوں نے یہ ساری ڈیل کروائی تھی، اب باجوہ صاحب کو بھی دوبارہ سے انہوں نے کہا جی کہ ان کو بھی ذرا متحرک کریں اور وہ ایکٹیولی سپورٹ کریں، اس طرح نہیں، ایکٹیولی سپورٹ کریں۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ فیض حمید تو فیض حمید کی طرف صرف ان کو سنایا جاتا ہے، لیکن اصل یہ باجوہ صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان سے اضافی کمک مانگی جا رہی ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ نہ ہی ان کے جوڈیشری، کیونکہ اے پولیٹیکل کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، تو اب اے پولیٹیکل ہو چکا ہے معاملہ، تو اے پولیٹیکل ہے، تو اب میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ دوست مانتے نہیں ہیں کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ اگر یہ حکومت گرے گی تو اس کو بچایا نہیں جائے گا، اور نہ ہی اس حکومت کو گرانے میں کوئی اضافی مدد کی جائے گی۔ یہ دو باتیں، یہ اصولی باتیں ہیں کہ یہ حکومت گرے گی تو اس کو بچایا نہیں جائے گا، اور اس کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں اترا جائے گا۔ یہ پولیٹیکل بیٹل ہے، اور پولیٹیکل بیٹل بہت ایکسٹریم پہ جا چکی ہے۔ اب مسلم لیگ نواز کی جو اسٹریٹجی ہے مکمل طور پہ یہ ہے کہ اس صورتحال کو اس حد تک خراب کر دیا جائے اور پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اب مولانا اور مریم صاحبہ وہ ایک ہو چکے ہیں، اب پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ در پردہ کوئی لمبی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی لمبی سازش ہو رہی ہے، اور کچھ اور ہی کام کسی اور طرف جانے کی یہ کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نواز، اور وہ چاہتی ہے کہ درمیان میں ایک بفر پیریڈ ایسا آ جائے، 3 سال کا آ جائے، 4 سال کا آ جائے، 5 سال کا آ جائے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 سال کا بے شک پیریڈ آ جائے جس میں پی ٹی آئی کو ایک دفعہ ہم نکال دیں، عمران خان صاحب کو نکال دیں، تو پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دائیں ہاتھ کا کام ہے پیپلز پارٹی کو ہینڈل کرنا، پیپلز پارٹی کے ہم قابو میں آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پنجاب واپس مل جائے گا، خیبر پختونخوا مل جائے گا، 2 صوبے ہمیں واپس مل گئے تو پھر سندھ قابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کو ہینڈل کرنا، زرداری صاحب کو، محترمہ بینظیر بھٹو کو، ان سب کو ہینڈل کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتا ہے، اور ہم ایسا کام کریں گے کہ پیپلز پارٹی یاد رکھے گی۔ تو بہرحال دوسری جانب ایک اور بات بھی کی گئی ہے، کیونکہ ایک اور جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نواز کا، اس میں یہ کہا گیا کہ نوجوان ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اس وقت کھیل جو ہے وہ بابوں کا نہیں ہے بلکہ نوجوانوں کے یوتھ کے پاس جا چکا ہے، جن کو یہ یوتھیے کہتے ہیں، اور یوتھیے دے کے پچھلے 5 سال سے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا یوتھیے، تو اب وہ یوتھیے جو ہیں وہی ان کے لیے عذاب بن چکے ہیں، اور یوتھیے حالانکہ یہ آپ کو پتا ہے، تو وہ یوتھیے جو ان کے لیے عذاب بن چکے ہیں، اور وہ یوتھیے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے بہت بہترین یونیورسٹیوں کے، بہت بہترین کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ان میں اویئرنیس ہے، وہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہی سارے کے سارے اب ان کے لیے ایک عذاب بنے ہیں، انہی کو یہ گالیاں دیتے رہے پچھلے 4-5 سال سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ جالا ہے، جو نون لیگ کا ہے وہ متوالا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو انہوں نے نام رکھ دیا یوتھیے۔ تو بہرحال جی اب ان کو یوتھیوں کی تلاش ہے، اور ان کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی ایک یوتھیوں کی ایک فورس تیار کریں، اور اس کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نوجوان جو نسل ہے، نوجوان نسل، پڑھی لکھی نسل، وہ ہاتھ سے نہیں نکل چکی بلکہ ان کو شعور آ گیا ہے، وہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو گیم شیم کر رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور اضافی کمک بھی مانگی ہے، اور وہ مانگی ہے جی انٹرنیشنل پلیئرز سے، اور مریم صاحبہ نے کھلے عام کہا ہے کہ جناب اضافی کمک چاہیے اور بھرپور سپورٹ چاہیے، اس طرح نہیں، تو لہٰذا ایک افتخار چوہدری صاحب سے رابطہ، ایک باجوہ صاحب کو ایکٹیویٹ کرنا، اور دوسرا انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ، تو یہ ایک نئی پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوتا جائے۔ الیکشن ڈیلے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو آپ کو ولاگ دوں گا، اور فٹ قسم کا ہوگا، اور بہت ہی ٹو دی پوائنٹ ہوگا، اور اسی پہ یہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن ڈیلے کیوں کروانا چاہتے ہیں، یہ سب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔